नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, हम JIB 2020 के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें पहला पेपर चल रहा है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक के वीडियोस बना के मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आज यूनिट 8 डिस्कस करेंगे। साथियों, यूनिट 8 है रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल 2 एंड 3 नॉर्म्स। बैंक्स जब फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट करते हैं, कई तरह की रिस्क उनके पास रहती हैं। तो वही रिस्क क्या क्या हैं वो सब हम देखेंगे इसमें, और उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो भी सब जानेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं चैप्टर। हमारा पहला टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन है इसका। बैंक इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आज आर कन्फ्रंटेड विद वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करते हैं, और अपना काम करते समय उनको कई तरह की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क आती हैं, उनको फेस करते हैं। ये कौन कौन सी हैं, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इक्विटी। इन सब रिस्क को हम एक एक करके पढ़ेंगे साथियों। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। द ब्रॉडर पैरामीटर फॉर रिस्क मैनेजमेंट शुड कवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, comprehensive risk measurement approach, risk management policy approved by board, which should be consistent with the broader business strategy, capital strength, management expertise, and overall willingness to assume risk. Guideline and other parameter used to govern risk taking, including detailed structure of prudent limit, strong MIS management information system, well laid out procedure and effective control। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, ये होनी चाहिए। सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए। पीरियोडिक रिव्यू एंड एवेल्यूएशन, साथ साथ रिव्यू और एवेल्यूएशन भी होते रहना चाहिए पीरियोडिकली। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ईच बैंक शुड सेट रिस्क लिमिट्स आफ्टर असेसिंग इट्स रिस्क एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। हर एक बैंक की अपनी अलग रिस्क और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो उस बैंक को इन सब चीज़ों को एसेस करना चाहिए कि उसके पास उसकी रिस्क कितनी है, और रिस्क सहन करने की, रिस्क बियरिंग जो है वो कैपेसिटी कितनी है। एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल द टास्क ऑफ ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट इज असाइंड टू एन इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, और रिस्क मैनेजमेंट का टास्क जो है उस कमेटी को दे दिया जाता है। द पर्पज ऑफ दिस टॉप लेवल कमेटी इज टू एम्पावर वन ग्रुप विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवेल्युएटिंग ओवरऑल रिस्क। The function of risk management committee are essential to identify, monitor and measure the risk profile of bank. Committee also develop policies and procedure, verify the model that are used for pricing, complex product review। तो साथियों, ये जो एक कमेटी जो बनाई जाती है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जिसे कहते हैं, इसका टॉप लेवल कमेटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, और इसका काम क्या है, ये रिस्क को एसेस करती है, मैनेज करती है, और आइडेंटिफाई, मॉनिटर, मेजर द रिस्क ऑफ द बैंक। तो ये सारे काम हैं, और प्रोसीजर, गाइडलाइंस, मॉडल्स बनाती है कि कैसे इसको मिटिगेट करना है। लोन रिव्यू मैकेनिज्म क्या होता है साथियों, LRM जिसे कहते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर कॉन्स्टेंट इवेल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लोन बुक एंड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों, ये क्या है, कॉन्स्टेंट इवेल्यूएशन करने का तरीका है ऑफ क्वालिटी ऑफ लोन बुक। लोन बुक जो है, बैंक ने जो लोन दिए हुए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उसको एवेल्युएट करने का तरीका है। बैंक हैव देयरफॉर यूज्ड लोन रिव्यू मैकेनिज्म LRM फॉर लार्ज वैल्यू अकाउंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू वेरियस एरिया सच एज evaluating the effectiveness of loan administration, maintaining the integrity of credit granting process, assessing the loan लॉस प्रोविजंस, पोर्टफोलियो क्वालिटी। तो साथियों, जैसे कि LRM लोन रिव्यू मैकेनिज्म जो है, इसको जो है बड़े जो अकाउंट हैं उनके लिए असाइन कर रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर रखी है, और वो इवेल्युएट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ लोन एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ क्रेडिट ग्रांटिंग प्रोसेस। तो इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है LRM का, प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई लोन विच डेवलप क्रेडिट वीकनेस एंड इनिशिएट टाइमली करेक्टिव एक्शन। तो कोई भी लोन को आइडेंटिफाई करना जिसमें वीकनेस आ रही हो, जिसकी चांसेस हैं कि फ्यूचर में वो बैड लोन में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको पहले ही प्रॉम्प्टली आइडेंटिफाई करना और उसमें करेक्टिव एक्शन की तैयारी करना।
इवेलुएट पोर्टफोलियो क्वालिटी एंड आइसोलेट पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज़। पोर्टफोलियो जो है, लोन पोर्टफोलियो की बात हो रही है, उसकी क्वालिटी को एसेस करना और उसमें पोटेंशियल जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम एरिया हो सकता है उसको आइसोलेट करना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ लोन प्रोविजंस। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि जो प्रोविज़न है वो एडिक्वेट है, कर लिए गए हैं। एसेस द एडिक्वेसी एंड ऑफ द एडहेरेंस टू लोन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू मॉनिटर कंप्लायंस विद रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। एसेस करना कि जो जितने भी लॉज हैं उस समय, उन सभी का लॉज और रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस किया गया है और उनके तहत काम किया गया है, उसका वायलेशन नहीं हुआ है। प्रोवाइड टॉप मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस, रिस्क एवल्यूशन एंड पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप। और साथ ही टॉप मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्म करना कि लोन पॉलिसीज़ के तहत काम किया जा रहा है और कंप्लाइंस किया जा रहा है जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। रिस्क एवल्यूएशन, क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, रिस्क एवल्यूएशन और पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप, इन सब के बारे में टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना। तो ये है साथियों। अब क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं। क्रेडिट रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज एसोसिएटेड विद diminution of in the credit quality of borrower or counterparties in bank's portfolio. In bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, tradition, settlement and other financial process. साथियों, क्रेडिट रिस्क क्या है? ये पॉसिबिलिटी है जो कि लॉस हो सकता है बैंक को फ्यूचर में, कहाँ से? बोरोवर की तरफ से, और क्रेडिट क्वालिटी ख़राब हो सकती है। बैंक के पोर्टफोलियो में जो लॉसेस होते हैं आउटराइटली नॉर्मली जो किस वजह से होते हैं, या तो इनेबिलिटी होती है, जिस कस्टमर ने लोन लिया है वो इनेबल नहीं है, वो इसके पास उतने फंड्स नहीं है कि वो उसको वापस दे सके, या फिर अगर हैं तो वो अनविलिंग है, मतलब विलफुल डिफ़ॉल्टर वाली कैटेगरी आ रही है इसमें, जो अनविलिंग है टू मीट कमिटमेंट इन रिलेशन टू लेंडिंग। Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or received deterioration in credit quality. Credit risk emanates from a bank's dealing with an individual, corporate bank, financial institution or a sovereign. साथियों, वही बताया गया है कि क्रेडिट लॉस जो है पोर्टफोलियो में नॉर्मली जितना अगर बैंक ने एक्सपेक्ट किया था कि इतना लॉस होगा हमें या इतने लो % लोन ख़राब होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जो है क्रेडिट रिस्क बैंक के लिए बढ़ जाता है। तो क्रेडिट रिस्क कैसे हो सकता है बैंक के लिए, वो दिया हुआ है इसमें। डायरेक्ट लैंडिंग के केस में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट अगर रीपे नहीं किया जाता तो वो डायरेक्ट लैंडिंग के केस में वो ख़राब हो सकता है। गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? फंड मे नॉट बी फोर्थकमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपॉन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो साथियों, गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये फ्यूचर में इनको सेटल होना होता है, इमीडिएट लाइबिलिटी नहीं होती है ये, लेकिन अगर जो ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी डेट पे अगर पेमेंट नहीं किया जाता है पार्टी की तरफ से, तो ये भी बैंक की लायबिलिटी बन जाती है। तो इस तरह से क्रेडिट रिस्क रहता है। ट्रेजरी ऑपरेशंस में रहता है द पेमेंट ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू फ्रॉम द काउंटर पार्टी अंडर द रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी परफॉर्म और सीज। कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसमें ट्रेजरी ऑपरेशन में रिस्क रहता है साथियों। सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग बिजनेस में रहता है। फंड सिक्योरिटी सेटलमेंट में नॉट बी अफेक्टेड, अगर सेटलमेंट्स नहीं होते सिक्योरिटीज़ के तो भी रिस्क है। क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर में रिस्क रहता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी अवेलेबिलिटी एंड फ्री ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन करेंसी फंड में इधर सीज और रेस्ट्रिक्ट, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई ऐसी गाइडलाइन बना देती है जिससे रेस्ट्रिक्शन कुछ लग जाती हैं, तो ये सारी रिस्क हैं बैंक के लिए। In this backdrop, it is imperative that bank have a robust credit risk management which is sensitive and responsive to those factors. तो साथियों, इन सब चीज़ों को देखते हुए, ये जो रिस्क हैं इनको देखते हुए, ये ज़रूरी है कि बैंक के पास एक बहुत ही मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हो जो कि सेंसिटिवली और रिस्पॉन्सिव हो, इन रिस्क के अगेंस्ट में अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सके।
क्रेडिट रिस्क के बाद मार्केट रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। ट्रेडिशनली क्या है साथियों, क्रेडिट रिस्क को ही प्राइमरी चैलेंज माना गया है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मार्केट रिस्क भी आने लगे निकल के। और ये मार्केट रिस्क में क्या क्या रिस्क होते हैं, लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, तो ये सारे हैं। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है साथियों कि अगर मतलब फंड्स तो हैं बट वो इस तरह से इन्वेस्टेड हैं कि वो लिक्विड नहीं हो सकते अभी, तो उस केस में लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिस्क है, जिसमें इसमें करेंसी के रेट जो ऊपर नीचे होते हैं उसका रिस्क है। कमोडिटी प्राइस कम ज़्यादा होते हैं उसका रिस्क है। इक्विटी प्राइस रिस्क है। ये सारे मार्केट डिपेंडेंट रिस्क हैं, मार्केट रिस्क हैं। ऑपरेशनल रिस्क क्या है साथियों, मैनेजिंग ऑपरेशनल रिस्क इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट फीचर of sound risk management practices in modern financial market in wake of phenomenal increase in volume of transaction, high degree of structural changes and complex system साथियों ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली क्या होते हैं, जो बैंक के इंटरनल रिस्क होते हैं जो ऑपरेट करते समय, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व ब्रेकडाउन इन इंटरनल कंट्रोल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सच ब्रेकडाउन कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस थ्रू एरर, फ्रॉड और फेलियर टू परफॉर्म इन अ टाइमली मैनर। साथियों ये बैंक के इंटरनल रिस्क होते हैं और पहले ज़्यादा इनको परसीव नहीं किया जाता था, बट जैसे जैसे बैंक के जो सिस्टम हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के ये भी रिस्क को कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऑपरेशनल रिस्क में अगर कोई जो इंटरनल ब्रेकडाउन होते हैं, कोई पर्सन है वो अपना टास्क ठीक से परफॉर्म नहीं करवा पाता है, तो उसमें भी ऑपरेशनल रिस्क बैंक के लिए रहता है। ऑपरेशनल रिस्क इज डिफाइंड एज रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल एंड सिस्टम और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट। साथियों ये इंटरनल प्रोसेस, पीपल या जो सिस्टम के जो एरर्स होते हैं वो भी सब ऑपरेशनल पार्ट में ही आएंगे। इसके बाद में बात करते हैं साथियों बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS is a committee of banking supervision authorities which was established by central bank governors of a group of 10 countries in 1985। तो बेसल क्या था साथियों, एक जो BCBS है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न है, ये कमेटी है बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ की। तो कई देशों के जो सेंट्रल गवर्न बैंक थे उनके गवर्नर्स ने मिलके 1985 में इसकी स्थापना की थी। इट यूजुअली मीट्स एट द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसल। तो ये बेसल में मीटिंग होती है इनकी, इसीलिए बेसल 1-2 एकॉर्ड आए हुए हैं। तो BCBS जो है इनने 1988 में कैपिटल एकॉर्ड बनाया बैंकिंग के लिए, टेकिंग इनटू अकाउंट द एलिमेंट ऑफ रिस्क इन वेरियस फॉर्म ऑफ एसेट इन बैलेंस शीट एज वेल एज ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो ये है साथियों जो बेसिकली ये जो कमेटी बनी है, ये हाई लेवल कमेटी है बैंकिंग सुपरविज़न के लिए, इंटरनेशनल है। इसका जो मीटिंग होती है वो बेसल में होती है, इसीलिए बेसल 1 एकॉर्ड 1988 में आया गया था। और बेसल 1 एकॉर्ड इन्होंने जो बनाया था, ये सब जो है बैंक्स की जो रिस्क हैं अलग अलग तरह की, उनको मिटिगेट करने के लिए ये कमेटी बनी थी, और उसी के लिए इन्होंने जो एकॉर्ड बनाए हैं ये भी उसी से संबंधित हैं। बेसल 1, 2, 3 जो टाइम से के साथ अलग अलग आए हैं। तो बेसल 1 की बात करें साथियों, अंडर द बेसल 1 एकॉर्ड ओनली द क्रेडिट रिस्क एलिमेंट वॉज कंसिडर्ड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कैपिटल फंड वॉज फिक्स्ड एट 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेट एसेट। बेसल 1 में साथियों क्रेडिट रिस्क को ही सबसे ज़्यादा वो माना गया था, मेन जो कंसिडरेशन था वो क्रेडिट रिस्क का था। और इन्होंने तय किया था कि कैपिटल फंड जो है 8% कम से कम बैंक्स को रखने हैं ऑफ द टोटल रिस्क वेट एसेट। जो भी उनके रिस्क वेटेड एसेट हैं उनका 8% कम से कम बैंक को कैपिटल एसेट्स रखने हैं। इन इंडिया हाउएवर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो CRAR नाउ 9% ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। लेकिन इंडिया में क्या है, और उन्होंने 1% आगे रखा है, 9% मिनिमम है रखना टू ए कैपिटल, जो CRAR है या CAR भी जिसे कहते हैं साथियों, दोनों एक ही चीज़ हैं लगभग।
तो उसको 9% रखा हुआ है। द बैंक्स ओवरऑल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी सम ऑफ द फॉलोइंग। ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इन नीचे जो दी गई हैं चीज़ें, इनका जोड़ है, इनका सम है। द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क फॉर ऑल क्रेडिट एक्सपोजर्स इंक्लूडिंग आइटम्स कंप्राइजिंग ऑफ ट्रेडिंग बुक इंक्लूडिंग काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। तो ये है साथियों दूसरा, कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केट रिस्क इन द ट्रेडिंग बुक। तो क्रेडिट रिस्क के लिए जितना भी कैपिटल चाहिए और मार्केट रिस्क के लिए जितना चाहिए वो पूरा बैंक को अरेंज करना है। बेसल 2 अकॉर्ड क्या है? BCSB brought about a report titled International Convention of Capital Measurement and Capital Standard Revised Framework 2004 commonly known as Basel 2। जो सर साथियों पहले Basel 1 आई थी, उसके बाद में 2004 में Basel 2 आई है। तो यही है साथियों, इसके बारे में डिटेल्स ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसमें मेन चीज़ें देखेंगे। साथियों ये पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे जो है 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2। बेसल 2 के पिलर्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है। द बेसल कमिटी रिवाइड फ्रेमवर्क इज़ बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स। फर्स्ट पिलर क्या है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसमें पहला तो है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन करनी है जितनी रिक्वायरमेंट है। क्रेडिट रिस्क, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, सिक्योरिटाइजेशन फ्रेमवर्क। तो क्रेडिट रिस्क इस पे देखना है, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, इनको सारी चीज़ों को कंसीडर करके मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। सेकंड पिलर क्या है? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। थर्ड पिलर है मार्केट डिसिप्लिन। तो इनको पढ़ते हैं एक एक करके। अब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट पिलर जो है, द कैपिटल बेस ऑफ द बैंक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ कैपिटल एलिमेंट। अब 3 तरह के कैपिटल बैंक के पास होते हैं, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 एंड टीयर 3 कैपिटल। द सम ऑफ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एलिमेंट विल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द कैपिटल बेस। तीनों ही टीयर के जो हमें मिला के वो कैपिटल बेस बनाते हैं। अब टोटल ऑफ टीयर 1 सप्लीमेंट्री एलिमेंट विल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ द टोटल टीयर 1 एलिमेंट। तो टीयर 2 के जो लिमिट होगी वो 100% होगी टीयर 1 के एलिमेंट, मतलब टीयर 2 के जो है कैपिटल जो है वो टीयर 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। और सबऑर्डिनेट डेप्ट विल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द टीयर 1 एलिमेंट। साथियों ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो आपको भले ही बेसल की हिस्ट्री ना पता हो वो चलेगा एक बार को, बट ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि टीयर 2 कैपिटल जो है वो टीयर 1 कैपिटल का 100% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। सबऑर्डिनेट डेप्ट, टर्म डेप्ट विल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ टीयर 1 एलिमेंट। सबऑर्डिनेट डेप्ट जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होंगे टीयर 1 एलिमेंट के। और टीयर 3 कैपिटल विल बी लिमिटेड टू 250% ऑफ अ बैंक्स टीयर 1 कैपिटल। टीयर 3 क्या है? 250% हो सकती है टीयर 1 कैपिटल के, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मार्केट रिस्क। और टीयर 3 बेसिकली क्या है? मार्केट रिस्क के लिए ही, सपोर्ट करने के लिए ही बनाई गई है। वेयर जनरल प्रोविजन, जनरल लोन रिवर्स इंक्लूड, जनरल लॉस रिजर्व इंक्लूड अमाउंट रिफ्लेक्टिंग लोअर वैल्यूएशन ऑफ एसेट और टैलेंट लेटेंट बट undefined unidefined losses present in the balance sheet. The amount of such positions or reserve will be limited to maximum of 1.25%. तो ये साथियों जो जनरल जो प्रोविज़न और जनरल लॉसेस जो हैं वो उसमें दिखाए गए हैं, इनको बैलेंस रिजर्व्स, उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब प्रोविजंस और रिजर्व्स जो हैं ये हैं, ये बैलेंस शीट में 1.25% पॉइंट तक ही शो किए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा शो नहीं किए जा सकते। Asset revaluation reserve which take place the form of latent gains or unrealized security will be subject to 50%, 55%। तो ये है साथियों डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एलिमेंट। अब टीयर 1 और टीयर 2 जो हमने बात करी है ये होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीयर 1 क्या है? इंक्लूड्स ओनली परमानेंट शेयर होल्डर इक्विटी। जो परमानेंट शेयर होल्डर हैं उनकी जो इक्विटी है उसको टीयर 1 कैपिटल कहते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व्स एंड लीगल रिजर्व्स। टीयर 2 कैपिटल में क्या क्या आता है साथियों? टीयर 2 कैपिटल में अनडिस्क्लोज रिजर्व,
are eligible for inclusion within supplementary element, provided these reserves are accepted by superiors. Such reserves consist of that part of accumulated and undisclosed reserve. साथियों टीयर 2 में ये कई सारे हैं, इनको ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नाम आप जान लीजिए टीयर 2 में क्या क्या आते हैं। अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आते हैं, जनरल प्रोविज़न, जनरल लोन लॉस रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सबऑर्डिनेट टर्म डेप्ट। तो ये सारे जो हैं वो टीयर 2 में आते हैं। टीयर 3 में साथियों क्या आता है, शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेप्ट कवरिंग मार्केट रिस्क। टीयर 3 में सबऑर्डिनेट डेप्ट कवरिंग मार्केट रिस्क जो है वो रहते हैं। द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एलिजिबल कैपिटल टू कवर मार्केट रिस्क कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग टीयर 1 कैपिटल एंड सप्लीमेंट्री कैपिटल टीयर 2। साथियों जो मेन कैपिटल बैंक की जो होती है वो तो टीयर 1 ही होती है, जो बेसिक जिसे जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो कैपिटल है वो टीयर 1 ही होती है। सप्लीमेंट्री कैपिटल माना जाता है टीयर 2 को। बट बैंक ऑल्सो एट इट्स डिस्क्रिशन ऑफ देयर नेशनल अथॉरिटी एम्प्लॉयज अ थर्ड टीयर ऑफ कैपिटल। लेकिन बैंक जो है थर्ड टीयर ऑफ कैपिटल भी एम्प्लॉय करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेप्ट। शॉर्ट टर्म का सबऑर्डिनेट डेप्ट होता है इसमें, फॉर द सोल पर्पज ऑफ मीटिंग proportion of the capital requirement for the market risk which is subject to the following condition। साथियों बेसिकली जो टीयर 3 का कॉन्सेप्ट जो है, टीयर 3 जिसमें शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेप्ट आते हैं, तो ये बनाया गया है केवल मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। बैंक विल बी इंटाइटल्ड टू यूज़ टीयर 3 कैपिटल सोनली टू सपोर्ट मार्केट रिस्क। केवल मार्केट रिस्क को सपोर्ट करने के लिए टीयर 3 कैपिटल का यूज़ होगा। और टीयर 3 कैपिटल विल बी लिमिटेड टू 250% ऑफ द बैंक्स टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल जितनी है उसका 250% तक टीयर 3 कैपिटल हो सकता है। द नेशनल अथॉरिटीज़ विल हैव डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज़ द यूज़ ऑफ शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेप्ट फॉर इंडिविजुअल बैंक्स। अच्छा, जो नेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास डिस्क्रिशन है कि वो इसको यूज़ करने दें उसको बैंक को या ना करने दें। टीयर 2 एंड 3 कैपिटल शुड नॉट एक्सीड द टोटल ऑफ टीयर 1 कैपिटल। तो टीयर 2 और टीयर 3 कैपिटल जो है टीयर 1 कैपिटल से को एक्सीड ना करें। तो ये है साथियों सेकंड ये तो फर्स्ट पिलर की बात हो गई। सेकंड पिलर जो है बेसल 2 अकॉर्ड का जो है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। पहला हमने कैपिटल देख लिया, कैपिटल में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैपिटल है। फर्स्ट टीयर 1 कैपिटल जो है शेयर इक्विटी है। टीयर 2 में देख लिया कई तरह की कैपिटल्स हैं, जो सेकेंडरी कैपिटल जिन्हें कहते हैं वो भी हैं, टीयर 2 कैपिटल में आती है। और टीयर 3 कैपिटल बेसिकली क्या है, मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए है। शॉर्ट टर्म डेप्ट जो है उनको टीयर 3 कैपिटल में रखा गया है। अब सेकंड पिलर पे आते हैं। सेकंड पिलर है दिस सेक्शन सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस जो है इट इन्वॉल्व की प्रिंसिपल ऑफ सुपरवाइजरी रिव्यू, रिस्क मैनेजमेंट, गाइडेंस एंड सुपरवाइजरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय कमेटी विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग रिस्क। दिस इंक्लूड गाइडेंस रिलेटिंग टू among other things the treatment of interest rate risk in the banking book, credit risk, ऑपरेशनल रिस्क। साथियों बेसिकली सुपरवाइजरी के लिए है, जो मैनेजमेंट के लिए है, ये मैनेजमेंट को गाइड करना और सुपरवाइजरी में ट्रांसपेरेंसी रखना। तो इन सब चीज़ों के लिए सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस ऑफ द फ्रेमवर्क इज इंटेंडेड नॉट ओनली टू इंश्योर दैट बैंक हैव एडिक्वेट कैपिटल टू सपोर्ट ऑल द रिस्क इन द बिजनेस बट ऑल्सो टू इनकरेज बैंक्स टू डेवलप एंड यूज़ बेटर रिस्क टेक्निक इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग देयर रिस्क। तो साथियों इसका जो है, इस फ्रेमवर्क का इम्पोर्टेंस जो है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कैपिटल मेंटेन बैंक को प्रॉपर रखनी है अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी जो टेक्निक्स डेवलप करनी है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, रिस्क जो स्किल्स हैं वो डेवलप करनी है ताकि वो प्रॉपरली मॉनिटर कर सकें और अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। साथियों ये सारी चीज़ें हैं
there are three main areas that might be particularly suited for to treatment under pillar 2. तो ये सब इनकी हैं. The 4 key principle of supervisory review. अब साथियों 4 की प्रिंसिपल ऑफ सुपरवाइजरी रिव्यू देख लेते हैं एक एक करके. पहला प्रिंसिपल क्या है? बैंक शुड हैव अ प्रोसेस फॉर असेसिंग देयर ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी इन रिलेशन टू देयर रिस्क प्रोफाइल एंड स्ट्रेटजी फॉर मेंटेनिंग देयर कैपिटल लेवल्स. तो ये है, बैंक को अपने कैपिटल एडिक्वेसी को एसेस करना है नहीं, और स्ट्रेटजी बनानी है तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से. सुपरवाइज़र शुड रिव्यू एंड एवेल्युएट बैंक. साथ ही इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, सेकंड जो पिलर है, ये सारे सुपरवाइज़र्स के लिए है. तो सुपरवाइज़र शुड रिव्यू एंड एवेल्युएट बैंक्स इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट एंड स्ट्रेटजी एज वेल एज देयर एबिलिटी टू मॉनिटर एंड इंश्योर देयर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी कैपिटल रेशियोज़. तो साथियों मतलब वही है कि इनको अपने इंटरनल जो है कैपिटल एडिक्वेसी को एसेस करना है, रिस्क को एसेस करना है, और पॉलिसीज़ बनानी है, तो और कंप्लायंस रखनी है जो रेशियोज़ हैं उनको, उनके साथ कैपिटल रेशियोज़ जो हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात हो रही है, उसके साथ कंप्लायंस उतना जितना कहा गया है उतना मेंटेन रखना है. सुपरवाइज़र शुड एक्सपेक्ट बैंक टू ऑपरेट अबव द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो. और सुपरवाइज़र को क्या करना है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर बैंक रहें, कैपिटल उनके पास ज़्यादा रहे. Supervisor should seek to intervene at an early stage to prevent capital from falling below the minimum level. और अगर ये नीचे जाता है जो कैपिटल है बैंक की, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वैल्यू है उससे नीचे जाने से पहले ही उनको टाइमली उनको एक्ट करना है. तो ये सब है साथियों. थर्ड पिलर देख लेते हैं, मार्केट डिसिप्लिन. तो मार्केट डिसिप्लिन में क्या है साथियों? डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट. डिस्क्लोज़र करने हैं बैंक को, क्या क्या डिस्क्लोज़र करने हैं. The committee believes that the rationale of Pillar 3 is sufficiently strong to warrant the introduction of disclosure requirement for banks using framework. Supervisors have an array of measures that they can use to require bank to make such disclosure. Some of these disclosure will be qualifying criteria for the use of particular methodology and recognition. तो इसमें साथियों कई सारे जो बैंक्स को डिस्क्लोज़र करने होते हैं अपने रेशियोज़ वगैरह के, रिस्क के, तो वो देखेंगे धीरे धीरे क्या है. द गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसके साथियों? द प्रिंसिपल ऑफ पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन इज़ टू कम्प्लीमेंट द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर 1 एंड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस. तो इसका जो है पिलर 3 का काम जो है, पिलर 1 जो कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में है, और पिलर 2 जो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के बारे में है, उनको कॉम्प्लीमेंट करना है. द कमिटी एम्स टू इनकरेज मार्केट डिसिप्लिन बाय डेवलपिंग सेट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट which will allow market participant to assess key piece of information on the scope of application, capital risk exposure, risk assessment process, and hence the capital adequacy of the institution. तो साथियों इसमें क्या है, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है, पिलर 1 और पिलर 2 को सपोर्ट करने के लिए है पिलर 3, और डिस्क्लोज़र है, डिस्क्लोज़ करने हैं बैंक्स को कुछ एक रेशियोज़ जो इसमें मेंशन है, और उन डिस्क्लोज़र्स के बेसिस पे जो मार्केट है, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं वो डिसाइड करेंगे कि बैंक का रिस्क कितना है और रिस्क कैपिटल की क्या पोजीशन है. तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट प्लेयर्स जो है वो डिसाइड कोई भी कर सकते हैं. अचीविंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, द कमिटी इज़ ऑफ ओपिनियन दैट सुपरवाइजर हैव डिफरेंट पावर अवेलेबल विद टू देम टू अचीव द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. तो वही है साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है, इतना आप जान लीजिए कि जो थर्ड पिलर है वो डिस्क्लोज़र है, रिक्वायरमेंट के लिए है. तो डिस्क्लोज़र जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है बैंक को रिस्क रिलेटेड वो डिस्क्लोज़ करनी है मार्केट में, ताकि जो मार्केट के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना प्रॉपर डिसीजन ले सकें और बैंक की जो असेसमेंट है रिस्क की और कैपिटल रिक्वायरमेंट की वो देख सकें, एक्सपोजर वगैरह उनका चेक कर सकें. अब बेसल क्या है साथियों? बेसल 3 2009 में आया. ये ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर मोर रिजिलियंट बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम. तो इनका जो टाइटल था वो यही था जब बेसल 3 आया था, अ ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रिजिलियंट बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम. साथियों वही है कि बैंक को मोर ज़्यादा रोबस्ट बनाना, यही पर्पज़ है 1, 2, 3 का.
ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसल 3 क्या है साथ ही? इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस वेन एवर वट एवर द सोर्स। यही है ऑब्जेक्टिव साथियों कि बैंक्स को जो है रिस्क जो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है, कोई रिस्क आ जाती है, जो झटके लगते हैं, शॉक जो लगते हैं, उनसे बैंक्स को बचाना, चाहे वो किसी भी वजह से आए, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, किसी तरह की जो स्ट्रेस की सिचुएशन जब भी आए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस की सिचुएशन, तो बैंक सर्वाइव कर जाएं। यही बेसल 3 का ऑब्जेक्टिव है। इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, रिस्क प्रॉपर मैनेज हो और गवर्नेंस अच्छी हो बैंक्स की। साथ ही स्ट्रेंथन बैंक्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी रहे और डिस्क्लोजर प्रॉपर, जो चीज़ों जो पब्लिश करनी होती है डेटा वो प्रॉपर रहे। मेजर चेंजेस प्रपोज्ड इन बेसल 3। तो बेसल 3 में मेजर जो चेंजेस हैं बेसल 2 और 1 के मुकाबले क्या क्या प्रपोज किए गए हैं? बेटर कैपिटल रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द की एलिमेंट बेसल 3 इंट्रोडक्शन मस्ट stricter definition of capital, better quality capital means the higher loss absorbing capacity. This in turn will mean that bank will be stronger, allowing to them better withstand period of stress. साथियों कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसको क्वालिटी इंप्रूव करने की बात कही गई है, बेटर क्वालिटी कैपिटल रखने की बात कही है, क्योंकि अगर क्वालिटी कैपिटल अच्छी होगी बैंक के पास में तो उसके पास जो अगर कोई बैड सिचुएशन आती है, एडवर्स सिचुएशन आती है, तो उसमें जो लॉसेज हैं या जो झटके जो हैं वो लगेंगे, शॉक जो हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो है बैंक के पास आती है, बैंक जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, अनदर की फीचर ऑफ बेसल 3 इज दैट नाउ बैंक्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 2.5%। तो 2.5% का कैपिटल कंजर्वेशन बफर बैंक्स को रखना होगा। द एम ऑफ आस्किंग टू बिल्ड कंजर्वेशन बफर इज टू इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन अ कुशन ऑफ कैपिटल दैट कैन बी यूज टू एब्जॉर्ब लॉसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। साथियों जो कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक की मिनिमम जो है वो तो रखनी ही है, उसके अलावा 2.5% का बफर और रखना है, ताकि अगर कभी वो कैपिटल जो है कम हो जाए बैड सिचुएशन में तो वो बफर से काम आए। काउंटर cyclical buffer, this is also one of the key element of Basel 3. The counter cyclical buffer has been introduced with an objective to increase capital requirement in good times and decrease the same in bad times. The buffer will range from 0 to 2.5%, consisting of common equity और अदर फुल्ली लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अलावा एक काउंटर साइक्लिकल बफर और बनाना है, तो ये भी एक की एलिमेंट है जिसमें 0% से लेकर 2.5% तक रखना है। मिनिमम कैपिटल इक्विटी एंड टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉमन इक्विटी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल हैज़ बीन रेज्ड अंडर बेसल 3 फ्रॉम 2% to 4.5%. The overall tier 1 capital requirement consisting of not only common equity but also other qualifying financial instrument will also increase from the current minimum of 4% to 6%, although the minimum capital requirement will remain at 8% level. Yet the required capital requirement will increase to 10.5% when combined with the conservational buffer. अच्छा साथियों, इसमें देखिए बेसल 3 में क्या है, ओवरऑल इन्होंने जो 8% की लिमिट है वो 8% ही रखी है, जो बेसल 1 में भी थी कि 8% जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखनी है, लेकिन इंडिया में 9% रखी हुई थी, तो 8% है, लेकिन इन्होंने 2.5% जो है उसमें बफर जो ऐड किया है उसको मिला लें तो ये 10.5% हो जाती है। तो डायरेक्टली ना बढ़ा के इस बफर के रूप में इसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ाई गई है। लीवरेज रेशियो, the review of the financial crisis of 2008 has indicated that the value of many assets fell quicker than assumed from historical experiences. Thus now Basel 3 rule include a leverage ratio as a serve as safety net. तो साथियों 2008 की जो क्राइसिस आई थी उसमें कई सारे एसेट्स के देखा गया था कि रेट बहुत ज़्यादा कम हुए थे, प्राइसेस कम हुए थे, तो इसीलिए जो है लीवरेज रेशियो मेंटेन करके रखने की बात हुई है। तो लीवरेज रेशियो इज़ अ रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल टू टोटल एसेट, नॉट द लीवरेज रेशियो इज़ अ रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द टोटल एसेट।
दिस एम 3% leverage ratio of tier 1 will be tested before mandatory leverage ratio is introduced in January 2018। तो साथियों ये वही है, लीवरेज रेशियो एक मेंटेन करके रखना है, जो कि क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल टू, जितना कैपिटल रिलेटिव अमाउंट है टोटल एसेट्स का रेशियो जो है वो 3% तक रखना चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो, इसको मेंटेन करके रखना है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सिफी एज अ पार्ट ऑफ मैक्रो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क सिस्टम, इंपॉर्टेंट बैंक्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज़ बियॉन्ड द बेसल 3 रिक्वायरमेंट। तो साथियों यही है कि जो भी बड़े बैंक्स हैं, बेसल 1, 2, 3 ये सारे जो आए हैं, इनको मेन पर्पस जो है वही है कि बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेट रहे, उनका रिस्क जो है वो कंट्रोल में रहे, ताकि कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी ना आए कि बैंक डूबे, या बैंक्स की सिचुएशन ऐसी आ जाए कि उनके पास उतने फंड्स ही ना हो कि अब उन्हें ऑब्लिगेशंस को मैच कर पाएँ। तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की टेबल दे रखी है इसमें बेसल 2 और 3 में। जैसे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने बात करी थी वो 8% है, 3 में भी 8% ही रही। टीयर 1 कैपिटल 4% इसमें रखनी है, बट इसमें 6% हो जाती है। तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 2% है, इसमें 4.5%। टीयर 2 4% है, टीयर 2 को कम किया गया है, लेकिन कंजर्वेशन कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है इसको 2.5 करा, क्योंकि टीयर 2 कैपिटल जो है वो सेकेंडरी मानी जाती है। और मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो पहले टीयर 1 कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर 7% ये होना चाहिए। तो इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही जो टोटल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक्स की हो जाएगी वो तो पहले 8% ही होती थी, हालांकि इंडिया में 9% रखी हुई है, तो ये टोटल जो हो जाएगी 10.5% अब हो जाएगी। तो ये है साथियों, इसमें और कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं उतना ही काफ़ी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क कैपिटल बेसल टू फेल टू डिमांड एडिक्वेट लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल टू ओवर कैपिटल मार्केट। तो वही है साथियों, बेसिकली कैपिटल की ही बात हो रही है। तो जो टेबल में हमने पढ़ी हैं प्लस या ऊपर पढ़ी हैं वही चीज़ें हैं। मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल प्रिस्क्रिप्शन एज परसीव्ड ऑफ रिस्क वेटेड। तो फर्दर जो आगे जो हमें रखनी है उनकी बात हो रही है, लेकिन अभी तो मिनिमम सैम्पल ऑफ कंट्री। साथियों ये कोई ज़्यादा ये अलग अलग कंट्रीज़ के उसके दे रखे हैं, ये कोई ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पहली टेबल को ध्यान रखें, ये टेबल इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये बाकी जो टेबल हैं इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल इम्पोर्टेंट है साथियों। आपको इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं एक बार समराइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा वैसे चीज़ें हो रही हैं इसमें। ज़्यादा काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें याद रखें, अपने एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको रिस्क कौन कौन से हैं बैंक्स के वो ध्यान रखने हैं। उन चाहे वो मार्केट रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो या क्रेडिट रिस्क हो, तो इनमें ये रिस्क जो है कौन सा रिस्क ऑपरेशनल में आता है, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार आ जाता है कि वो टाइप ऑफ रिस्क वो 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा कैपिटल में आएगा, कौन सा ऑपरेशनल में आएगा, ये सब पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेसल जो है बेसल की हिस्ट्री आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि बेसल कहाँ बेसल सिटी में हुआ। और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 8% रखी गई, इंडिया में 9% मानी गई। कैपिटल 2 जो है टीयर 2 कैपिटल जो है वो 100% होना चाहिए, 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है टीयर 1 का। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखनी है, मेन जो पॉइंट्स हैं। प्लस आप ये टेबल पढ़ के जा सकते हैं कि जैसे अब बेसल 3 आने के बाद में जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो हालांकि कहने को 8% ही रखी गई है अभी भी जो
टोटल कैपिटल है, बट लेकिन उसमें बफर ऐड कर दिया गया 2.5% का, तो वो पहले 8% जो थी उसका क्राइटेरिया अब 10.5% हो गया है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका, यानी इसके अलावा भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बाकी वीडियोस भी आप देखें जो बैंकर साथी चैनल को आप चेक करते हैं, उन पे मैंने जो और भी वीडियोस अपलोड करे हैं वो आप देखें। और वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो साथियों ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और साथ ही अब हमारे जो साथी हैं JIB की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।